हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को जो है ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं एमपीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट यानी कि अभ्यास क्वेश्चन का अभ्यास, जिसे टेस्ट सीरीज़ भी आप कह सकते हैं। ऐसी टेस्ट सीरीज़ है जिसमें हम एक क्वेश्चन से टॉपिक के लगभग एक आयाम को जो है पूरा कवर करने का प्रयास करते हैं। हमारी जो है लगातार ये सीरीज चल रही है, प्रतिदिन सीरीज होती है यह है, और इसी क्रम में जो है आज हमारी 27 नंबर की टेस्ट सीरीज है। इसके पहले तक हम 26 टेस्ट सीरीज विथ डिटेल सॉल्व कर चुके हैं और बहुत जल्दी जो है हम ये PYQ की टेस्ट सीरीज समाप्त करके टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर लगाने का कार्य करेंगे। आज से जो है हमने थोड़ा सा एक और अलग कार्य किया है, प्रयास किया है कि जितने भी हमने जैसे 25 क्वेश्चन रिवीजन के लिए लेते थे, जो पिछले वाले 25 क्वेश्चन टेस्ट में जो है हमारे ये अभी के होंगे, 25 क्वेश्चन ये आज की क्लास के होंगे, प्लस 25 क्वेश्चन जो है पिछले टेस्ट सीरीज से होंगे। अब वो क्वेश्चन आपको जो है इसी क्लास में मैं जो है अंत में स्पीड से जो है पढ़ करके जो है रिवीजन करवा दूंगा। उनका डिटेल नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपके सामने रिवीजन करवा दूंगा। इससे क्या होगा कि कई लोग जो है रिवीजन नहीं करते थे, ऐसे ही छोड़ देते थे, तो आप जो है रिवीजन कर पाएंगे और जो है हम ही करवाएंगे अंत में। तो 5 मिनट के समय में जो है इनका रिवीजन जो है 25 क्वेश्चन का डेली जो है करवा दिया करेंगे। 25 जो है हम डिटेल से सॉल्व करेंगे और इन 50 क्वेश्चन का क्या लेंगे, आपका डेली जो है आपका 9:10 पर जो है टेस्ट होता है। आप भी अगर इसे देना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िएगा। चलिए, वहीं पर जो है इसका PDF भी मिल जाएगा। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। समय को जो है महत्व देते हुए हमारे पास में पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है गलत है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत है। देखेंगे तो ये में राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें बहुत ध्यान से देखेंगे और जितना भी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जो कंटेंट है उसको एक साथ कवर करने का प्रयास करेंगे। लिखना जरूर है, क्या लिखना जरूर है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो लिखना जरूर है, अगर नहीं चाहिए तो मत लिखिएगा। जो भी यहाँ पर बातें जिस प्रकार से लिखी जाएँ उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। इससे क्या होगा कि एक बार जो यहाँ पर देखा होगा जिस फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में आपने लिख लिया। और जो है एक आध बार अगर, क्योंकि मैं जब भी ये रिवीजन करवाऊँगा तो उसी फॉर्मेट में करवाऊँगा। तो प्रश्न में है कि पूछा गया है कौन सा गलत है। तो बोरी घाटी, ये वनों से संबंधित प्रश्न है। बोरी घाटी अभ्यारण्य है एक, और यह अभ्यारण्य होशंगाबाद में स्थित है, तो यह जो आपका सही है। गंगऊ अभ्यारण्य पन्ना में है, यह भी सही है। करैरा अभ्यारण्य शिवपुरी में है, यह भी सही है। लेकिन घाटी गांव अभ्यारण्य जो है यह इंदौर में नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। घाटी गांव अभ्यारण्य जो है ग्वालियर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही आपका गलत पूछा गया है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ तक जो है ये हमारी क्लास का सिर्फ मात्र 2% हिस्सा है। बाकी जो है 80 से 90% जो है इसकी क्या है, व्याख्या महत्वपूर्ण रहती है। तो चलिए हम व्याख्या करते हैं। मैं इसे जूम कर देता हूँ और जो है अच्छे से लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए, कॉपी पेन जो है उठाइएगा और जो है लिखिएगा। हम जो है देखते हैं यहाँ पर जो है वनों से संबंधित मध्य प्रदेश में तथ्य देखने का प्रयास करते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो है हम वनों संबंधी बात करते हैं। MP में फॉरेस्ट से संबंधी जो आपको बातें ध्यान रखनी है, ध्यान से चीज़ों को देखिएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें आपको क्या क्या देखना है मैं जो है बना देता हूँ, इसी प्रकार से आप भी लिखिएगा। यकीन मानिएगा चीज़ें जो है याद हो जाएंगी। आपको जो जो चीज़ें ध्यान रखना है वो ये हैं कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क कितने हैं। मध्य प्रदेश में क्या ध्यान रखना है आपको, नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। फिर आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, आपसे पूछे मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य, अभ्यारण्य जो है आपको ध्यान रखना है, अभ्यारण्य। और फिर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में जो है रामसर साइट कितनी है, ये भी आपको भी ध्यान रख लेना है। रामसर साइट जो है कितनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो ये भी आपको बिल्कुल रट लेना है। फिर आपसे पूछे मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट कितने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। 2 नए टाइगर रिजर्व बने हुए हैं मध्य प्रदेश में भी 24-25 में, तो इसलिए महत्वपूर्ण। रामसर साइट भी एक नई बनी हुई है, तो उसको भी देख लेंगे। और फिर आपसे पूछे तो ये 5 चीज़ें जो आपको क्या कर लेनी है, ध्यान कर लेनी है। टाइगर प्रोजेक्ट, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट और नेशनल पार्क। तो आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है, तब आप क्या बताएंगे। मध्य प्रदेश में जो है 11 नेशनल पार्क हैं और एक जो है प्रस्तावित है, तो कुल मिलाकर के जो है 12 नेशनल पार्क है। अभ्यारण्य की बात करें तो अभी 2022 तक का मैं डाटा दे रहा हूँ, नए बन गए हैं, कुछ प्रस्तावित है तो उन पर प्रस्तावित वालों को नहीं जोड़ रहा हूँ। तो 24 जो है अभ्यारण्य 2022 तक बन चुके हैं।
और रामसर साइट मध्य प्रदेश में कितनी है? तो 5 मध्य प्रदेश में रामसर साइट है और 3 मध्य प्रदेश में क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व हैं और मध्य प्रदेश में 9 टाइगर प्रोजेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। तो इतनी चीज़ें आपको सीधी से ध्यान रख लेनी है। अब थोड़ा सा इनको डिटेल में देख लेते हैं। आपसे पूछेंगे सर कौन कौन से टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, बताइएगा। तो मध्य प्रदेश में पहले नेशनल पार्क देख लीजिएगा कितने हैं, 12 नेशनल पार्क हैं। शायद यहाँ पर नहीं आएंगे तो यहाँ पर जो लिखने का प्रयास करते हैं आपका जो है, एक कान्हा नेशनल पार्क है, कान्हा हो जाएगा, पेंच हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, एक आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क हो जाएगा, सतपुड़ा नेशनल पार्क हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार के बाद में आपको देखने को मिलेगा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। फिर आपको मिल जाएगा डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान देखने को, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल जाएगा, डायनासोर। और देन इसके बाद में बात करें डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, फिर आपको एक जो पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल जाएगा, कूनो। और फिर जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल जाएगा, क्या? माधव राष्ट्रीय उद्यान। और माधव के बाद में कितने हो गए भाई? तो इन्हें गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक आपको जो है कौन सा मिल जाएगा, यहाँ तक हो गए। अभी जो है एक संजय राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, संजय डुबरी। और एक ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, हालांकि ओंकारेश्वर जो है प्रस्तावित है। तो 3 2 5 2 7 2 9 2 11 हो गया। अभी एक जो है हम कोई भूल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। एक कौन सा हो जाएगा? बांधवगढ़ हो जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश में क्या है, इतने राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर इनसे आपसे पूछे कि कब इनकी स्थापना हुई थी, तो 1955 में जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। और पेंच पन्ना जो है, पेंच पन्ना और सतपुड़ा, ये तीनों की जो है स्थापना आपकी हुई थी। पेंच की तो 1900 कब है, 75 में स्थापना हुई थी, 1975 में। पन्ना की जो है 1981 में स्थापना हुई थी। सतपुड़ा की भी जो है, सतपुड़ा की स्थापना भी आपकी 1981 में हुई थी। और जो है पेंच पन्ना और एक आपका कौन सा है, संजय डुगरी है, इसकी भी 1981 में ही हुई थी, संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी 19, तो तीनों 1981 में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979 में स्थापना हुई थी। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, 1983 में। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान ये 2011 में बना हुआ था। कूनो राष्ट्रीय उद्यान 2018 में बना हुआ था। बांधवगढ़ की स्थापना जो है 1968 में हुई थी। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में हुई थी। और ओंकारेश्वर जो है अभी प्रस्तावित है, ध्यान रखिएगा, बना नहीं हुआ। तो ये क्या है, मध्य प्रदेश के जो है आपके क्या हैं, राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछे ये कहाँ हैं, तो ये जगह नहीं है मेरे पास में, जो है आप शॉर्ट में लिख देता हूँ। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर हो जाएगा, मंडला में हो जाएगा। पेंच जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा में हो जाएगा। सिवनी में जो है ज़्यादातर हिस्सा पड़ता है, सिवनी छिंदवाड़ा में। पन्ना जो है आपका पन्ना में हो जाएगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर हो जाएगा, नर्मदापुरम में हो जाएगा, जिसे होशंगाबाद भी कहते हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपका भोपाल में हो जाएगा। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपका डिंडोरी में हो जाएगा। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान आपका धार में हो जाएगा, धार में हो जाएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका श्योपुर मुरैना में देखने को मिलता है। मैं श्योपुर लिख देता हूँ, श्योपुर में हो जाएगा। कई राष्ट्रीय उद्यान एक से अधिक जिला में रहते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका उमरिया में देखने को मिल जाएगा, उमरिया में। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका शिवपुरी में देखने को मिल जाएगा। और संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सीधी में देखने को मिल जाएगा, सीधी में। और ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा में अभी बना नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आपका राष्ट्रीय उद्यान को लेकर के बातें ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में पूछे तो वर्तमान में 24 अभ्यारण्य हैं। जो प्रश्न पूछा जाता है आपसे, पूछे प्रथम अभ्यारण्य कौन सा है, और जो है प्रथम अभ्यारण्य यानी कि जो सबसे पहले 1976 में बना हुआ था, और इसका नाम है सिंघौरी अभ्यारण्य। और जो 2022 में जो मतलब नवीनतम अभ्यारण्य है, तो वो आपका कौन सा है, कर्माझिरी अभ्यारण्य है, कर्मझिरी अभ्यारण्य है। और मध्य प्रदेश में मुझे सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है और सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये बातें आपको क्या कर लेनी है, ध्यान रख लेनी है। आपसे पूछता है अगर कि सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, यानी कि प्रथम पूछे, तो ये हो जाएगा सिंघौरी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य, सिंघौरी अभ्यारण्य। यह क्या है, मध्य प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य है। और ये कहाँ पर स्थित है, रायसेन जिला में स्थित है सिंघौरी अभ्यारण्य। कर्माझिरी जो
अभ्यारण्य है यह जो है मध्य प्रदेश के 2022 में बना हुआ था और ये सिवनी में जो है स्थित है। कहाँ पर? सिवनी में स्थित है। और सबसे छोटा अभ्यारण्य जो है आपका ये रालामंडल अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। कौन सा? रालामंडल अभ्यारण्य है। और सबसे बड़ा कौन सा है? नौरादेही अभ्यारण्य है। नौरादेही अभ्यारण्य जो है सबसे बड़ा है। सागर में पड़ता है, सागर में है। सागर ही में नहीं 3 जिलों में पड़ता है। रालामंडल जो है आपका कहाँ पर पड़ता है? इंदौर में स्थित है। तो ये आपको अभ्यारण्य के लेकर के बातें ध्यान रखनी है। और रातापानी जो एकमात्र अभ्यारण्य है, ध्यान रखिएगा कौन सा? रातापानी जो है एकमात्र अभ्यारण्य है जिसे क्या किया गया है? टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। अब रामसर साइट के बारे में देखिएगा, मध्य प्रदेश में जो है कितनी रामसर साइट हैं, तो ये बात देखिएगा। मध्य प्रदेश में 5 रामसर साइट हैं। एक है आपकी राजा भोज रामसर साइट है, एक जो है आपकी सांख्या सागर राष्ट्रीय सांख्या सागर जो है, और फिर है एक है आपकी यशवंत सागर है, और एक है आपकी सांख्या सागर, यशवंत सागर, फिर सिरपुर तालाब है, और सिरपुर तालाब के बाद में आपकी कौन सी है? एक है अभी जो बनी हुई है तवा जलाशय है, तवा जलाशय। तो ये 3 मध्य प्रदेश के क्या है? रामसर साइट है। ध्यान, सबसे नवीनतम कौन सी है? तवा है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं मध्य प्रदेश में? तो क्या बताएंगे? 3 मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे पहला जो हो जाएगा आपका पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा आपका अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, अमरकंटक, और जो तीसरा हो जाएगा वो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो 9 टाइगर प्रोजेक्ट हैं आपके। अब कहो कौन कौन से हैं, तो चलिए देख लेते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट में जो सबसे पहला हो जाएगा आपका कान्हा टाइगर प्रोजेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कान्हा हो जाएगा। ये जो है आपको 1974 में ही शामिल किया गया था। और जो कान्हा के बाद में आपका पेंच हो जाएगा। कौन सा? पेंच हो जाएगा। ये 1992 में शामिल किया गया था। फिर जो है आपका कौन सा हो जाएगा? पन्ना हो जाएगा, जो कि 1994 में शामिल किया गया था। और कान्हा, पेंच, पन्ना, देन इसके बाद में सतपुड़ा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सतपुड़ा हो जाएगा। ये जो है 1999 में शामिल किया गया था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और इसके बाद में जो है सतपुड़ा के बाद में हो जाएगा संजय डुबरी जो है ये आपका 2008 में शामिल किया गया था। तो ये 5 आपको ये ध्यान रखना है। और फिर एक जो है अभ्यारण्य है आपका जिसका नाम है रातापानी अभ्यारण्य, ये भी इसमें शामिल है। ये इसे अभी ही शामिल किया गया है, जो है इसे अभी 2023 में नहीं 24 में शामिल किया गया है। दिसंबर 2024 में जो है इसे शामिल किया गया है। और फिर दुर्गावती जो है रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है, दुर्गावती अभ्यारण्य, इसे जो है 2023 में शामिल किया गया था। और फिर है आपका एक है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये माधव राष्ट्रीय उद्यान सबसे नवीनतम है और मार्च 2025 में शामिल किया गया है इसे। तो ये मध्य प्रदेश के क्या हैं? 9 जो है टाइगर रिजर्व हैं। इतनी जानकारी ध्यान रखना है और यहाँ पर स्टार लगा लीजिए, कह दीजिए कि एक प्रश्न आएगा यहाँ से, ठीक है? लिख लीजिएगा, इस प्रकार से आएगा। चलिए अब बात करते हैं। मुझे लगता है ये प्रश्न हो गया हमारा कंप्लीट। अगर मज़ा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, टेलीग्राम में जुड़ना है, टेस्ट किसी दिन नहीं छोड़ना है, रिवीजन लगातार करना है, लिखना है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे पास में दूसरे नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है मध्य प्रदेश में जो है जैन तीर्थ स्थल को लेकर के प्रश्न पूछ रहा है। तो ये प्रश्न जो है मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो आप क्या बताएंगे कि यह जो है धार जिले में स्थित है मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल। फिर आप कहिएगा कि जो पूरे के पूरे जैन तीर्थ स्थल हैं मध्य प्रदेश में जितने भी हैं सभी एक साथ बता दो। तो चलो लिख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में जितने भी जैन तीर्थ स्थल हैं वो सभी लिख लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश के सभी यहाँ पर जैन तीर्थ स्थल लिखवा रहे हैं। सबसे पहले आप एक ध्यान रखना है आपको सागर जिले में, एक ध्यान रखना है सागर जिले में, एक ध्यान रखना है आपको इंदौर जिले में, एक ध्यान रखना है इंदौर जिले में, फिर ध्यान रखना है आपको दतिया जिले में, दतिया जिले में ध्यान रखना है। फिर आपको चौथे नंबर में ध्यान रखना है बैतूल जिले में, बैतूल जिले में। और फिर 5वें नंबर में ध्यान रखना है आपको कहाँ पर? खरगोन जिले में ध्यान रखना है। फिर छठवें नंबर में ध्यान रखना है एक आपको दमोह जिले में ध्यान रखना है, दमोह में। और 7वें नंबर में ध्यान रखना है आपको छतरपुर ज़िले में एक है आपका, छतरपुर ज़िले में ध्यान रखना है छतरपुर ज़िले का। और एक आपको ध्यान रखना है फिर जो है छतरपुर में हो जाएगा। और जो है इसके बाद आपको दमोह में हो जाएगा, सागर में इंदौर, दतिया जो है। और आप ध्यान रखेंगे एक जो है आपको बड़वानी में ध्यान रखना है, बड़वानी ज़िले में है एक। और
चलिए इतने जो है आप क्या कर लेंगे, इनको जो है किसी भी हालत में क्या कर लेना है, ध्यान कर लेना है। एक जो है आप देवास जिले में और ध्यान रख लीजिएगा। तो इतने जैन तीर्थ स्थल अगर याद कर लेते हैं तो आपको जो है हो सकता है प्रश्न आपका मिल जाएगा। देखिएगा, सागर जिले में कौन सा जैन तीर्थ स्थल है, तो मंगलगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है, मंगलगिरी जैन तीर्थ स्थल, तो क्या बताएंगे, सागर में स्थित है। इंदौर में कौन सा स्थित है, तो आप बताएंगे कि गोमटगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे कि इंदौर में स्थित है। दतिया में जो है आपका सोनागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे कि दतिया जिले में स्थित है सोनागिरी जैन तीर्थ स्थल। आपसे पूछे बैतूल में जो है, बैतूल में कौन सा जैन तीर्थ स्थल स्थित है, तब आप क्या बताएंगे कि मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल जो है, मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है, ये बैतूल में स्थित है। खरगोन में जो है आपका पावागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है, पावागिरी, ये आपका खरगोन में स्थित है। देवास में जो है आपका पुष्पागिरी जैन तीर्थ स्थल, पुष्पागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है, देवास में है। बड़वानी में जो हो जाएगा चूलागिरी है, चूलागिरी वहीं पर चोटी है, वहीं पर जो है आपका जैन तीर्थ स्थल है। तो 52 गजा उसका नाम है, लेकिन चूलागिरी चोटी पर है। 52 गजा जैन तीर्थ स्थल है। और छतरपुर में जो है आपका ध्यान रखना है द्रोणगिरी जैन तीर्थ स्थल है, द्रोणगिरी जैन तीर्थ स्थल है। और दमोह में जो है आपका कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थल है, बड़े बाबा का मंदिर जिसे कहते हैं कुंडलपुर। तो इतनी बातें आपको जैन तीर्थ स्थल में ध्यान रख लेना है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी और जो मज़ा भी आ रहा होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। वर्ष 2021 में भारत के पश्चिमी तट पर जो है कौन सा चक्रवात आया हुआ था, ये आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। किसको लेकर के, ये जो है चक्रवात को लेकर के आपका प्रश्न है। तो जब भी देखेंगे तो चक्रवात अभी एक साथ हम करवा देंगे जो है पूरे के पूरे चक्रवात। फिलहाल में ध्यान रखिएगा, जो 2021 में पूछ रहा है तो ये जो है ताउते इसका नाम था, तौकते भी कहीं कहीं पर मिलता है, तो ताउते 2021 में आया हुआ था। और इसने जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले क्षेत्र को क्या किया था, प्रभावित किया था। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा चक्रवात जो है क्या होती है, तो आपसे पूछे कि चक्रवात क्या है ये बताइएगा। तो चक्रवात ध्यान रखिएगा घूमती हुई वायु राशि का नाम है। क्या है, एक है घूमती वायु राशि है, वायु राशि है। गर्मियों में आपने कभी गाँवों में जो है बड़ेरा का नाम देखा होगा, बड़ेरा सुना होगा, देखा होगा, जिसमें हवा, जिसमें कहते हैं भूत रहता है। तो वैसी ही जो वायु राशि होती है उसी को क्या कहा जाता है, चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो भारत की या आसपास का क्षेत्र है, समुद्र वाला क्षेत्र, वहाँ पर चक्रवात कहते हैं। इसी को अगर पूछे अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, आपसे पूछे अमेरिका में से किस नाम से जाना जाता है, जापान में जो है इसे किस नाम से जाना जाता है, जापान में। और इसी को जो है चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। और आपसे पूछे कि जो कैरेबियन सागर वाला हिस्सा है कौन सा, कैरेबियन सागर ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच का हिस्सा है, कैरेबियन सागर। ध्यान रखिएगा चक्रवात हमेशा जो है जल वाले क्षेत्र में आते हैं या तटीय भागों में आते हैं। तो जब अमेरिका में पूछे तो इसी को जो है क्या कहा जाता है, टॉर्नीडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टॉर्नीडो जो है इसी चक्रवात को कहते हैं। जापान और दक्षिण चीन सागर में से जो है टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइफून, टाइफून कहा जाता है इसी को। ऑस्ट्रेलिया में जो है इसी को क्या कहते हैं, बिली बिली कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, बिली बिली कहा जाता है। और कैरेबियन सागर में जो है इसे क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। घूमती हुई वायु राशि है क्या, चक्रवाती जो है घूमती हुई वायु राशि है। और क्या प्रश्न बनता है, जो चक्रवात का केंद्र बिंदु होता है ना, ध्यान रखिए केंद्र, ये कैसा होता है, लो प्रेशर बेल्ट होता है, यानी कि निम्न बिंदु का केंद्र होता है। और इसे भरने के लिए क्या आती हैं, हवाएं आती हैं। अगर समुद्र क्षेत्र से वो हवाएं आ रही हैं तो फिर पानी भी जो चक्रवात के कारण बरसता है, और ऐसी वर्षा को क्या कहा जाता है, चक्रवातीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है, तो इतने प्रश्न आपसे जो है पूछे जाते हैं। और अभी जो है 2024-25 में बात करें, 2025 में ही एक चक्रवात आया हुआ था जिसका नाम था मोन्था। क्या नाम था, तो मोन्था चक्रवात। ध्यान रखिएगा मोन्था चक्रवात। और मैंने यहाँ पर ये जो बताया हुआ है क्या, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इसे सही नहीं है,
क्योंकि पश्चिमी तट पर है, हो ही नहीं सकता। तो मोन्था चक्रवात से जो है ये दोनों प्रभावित हुए हैं अभी इस बार। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र जो हैं ये मोन्था चक्रवात से जो है क्या है, प्रभावित हुए हैं, ये ध्यान रखना है। तो मोन्था चक्रवात कहाँ पर आया हुआ है, बंगाल की खाड़ी में आया हुआ है, ये 2025 का चक्रवात है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे पास में, आपसे पूछे जो अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियों, मतलब पर्वत चोटियों को ऊंचाई के आधार पर क्या करना है, आपको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कैसा अवरोही क्रम? अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? अवरोही का मतलब होता है मतलब ज़्यादा से कम की ओर। क्या होता है? ज़्यादा से कम की ओर। और आरोही क्रम का मतलब होता है कम से ज़्यादा की ओर। तो इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो गुरु शिखर की ऊंचाई हमें 1722 मीटर देखने को मिलती है। कितनी? ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी की जो ऊंचाई है ये लगभग जो हमें कितनी देखने को मिलती है, 1500 मीटर के आसपास जो है महेंद्रगिरी की ऊंचाई देखने को मिल जाती है। चलिए थोड़ा सा चोटियाँ ही कर लेते हैं, पहले बात के प्रश्न देखेंगे, आसानी से बन जाएगा। आपसे जैसे कुछ चोटियाँ हैं महत्वपूर्ण जिनकी ऊंचाई पूछी जाती है, तो इनको रट लेने हैं किसी भी हालत में। आपसे पूछे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको ध्यान रखना है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई ध्यान रखना है। फिर आपको जो है K2 की ऊंचाई ध्यान रखना है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। K2 को क्या कहते हैं? गॉडविन, गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। भाई लिखिएगा ज़रूर, आपके सामने मैं लिख रहा हूँ तो आप भी लिखिएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताइएगा, गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई बताइएगा। फिर आपसे पूछे कंचनजंगा की ऊंचाई बताइएगा, कंचनजंगा की ऊंचाई बताइएगा, कंचनजंगा। फिर आपसे पूछे धूपगढ़ की ऊंचाई बताइएगा। फिर आपसे पूछे अनाई मुदी की ऊंचाई बताइएगा। फिर आपसे पूछे गुरु शिखर की ऊंचाई बताइएगा, गुरु शिखर की ऊंचाई बताइएगा। फिर आपसे पूछे दोदा बेटा की ऊंचाई बताइएगा, दोदा बेटा की ऊंचाई बताइएगा। और जो है इसके बाद है आपको इतनी चोटी जो है कम से कम ध्यान कर लेनी है। चलिए ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चोटियाँ हैं। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है ध्यान रखिएगा 8848 मीटर है। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई जो है आपकी ये 8611 मीटर है। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है आपकी ये 85, कितनी है, 85-58 मीटर जो है इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। 1 मिनट रुकिएगा, किसकी बात की जा रही है? कंचनजंगा की 85 जो है 98 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। धूपगढ़ जो है आपकी 1350 मीटर हो जाएगी। अनाई मुदी जो है आपकी 2697 मीटर देखने को मिल जाएगी। सब मीटर में है, ध्यान रखिएगा, सब मीटर में है। और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है 1722 मीटर हो जाएगी। दोदा बेटा की जो ऊंचाई है ये आपकी 2637 मीटर जो है देखने को मिल जाएगी। कितनी? यहाँ पर मैंने कितना बताया, 2697 की जगह पर 2695 करिएगा, 2695 मीटर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ 2637 मीटर जो है दोदा बेटा की। ये दोदा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी पर्वत की। अब मैं ये भी बता दूँ किसकी कौन सी चोटी है। तो दोदा बेटा जो है आपकी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर जो है आपकी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। कोई कह रहा था भाई कि जियोग्राफी कराइएगा, तो ये जियोग्राफी ही हो रही है, ध्यान रखिएगा। इससे अच्छी जियोग्राफी नहीं होती है। अब जो है ऐसी ही जियोग्राफी करिएगा जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उसी को डिटेल करेंगे, बाकी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अनाई बुदी जो है ये अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की जो है सबसे ऊँची चोटी है, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊँची चोटी है। और धूपगढ़ जो है ये सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊँची चोटी है। कंचनजंगा जो है ध्यान रखिएगा ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में स्थित है। और भारत में, ध्यान रखिएगा, भारत में स्थित है, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। स्टार लगा कर याद करिएगा, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। आपसे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, भारत की, तो ये गॉडविन ऑस्टिन है। चूँकि ये कहाँ पर स्थित है, वर्तमान भारत में नहीं है, POK में पड़ता है। तो भारत की सबसे, चूँकि POK को जो है भारत का हिस्सा माना जाता है लेकिन वर्तमान में नहीं है, तो POK जो है ये मतलब K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और ये जो है आपकी नेपाल में स्थित है। कहाँ पर? जो माउंट एवरेस्ट है ये आपकी नेपाल में स्थित है, याद रखिएगा। अब जो है क्रम से लगा लीजिएगा भाई।
गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। महेंद्रगिरी की ऊंचाई जो है लगभग ये 1500 मीटर देखने को मिलती है। पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सॉरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। अनाईबुदी की ऊंचाई कितनी है? 2695 हो जाएगी। और पचमढ़ी को लगभग मान लीजिए भाई किसके बराबर है? इसी के बराबर मान लीजिएगा, 1350 के आसपास इसको ही मान लेते हैं, क्योंकि होशंगाबाद में ये भी है। तो अब बताइएगा अवरोही क्रम यानी कि सबसे ज़्यादा वाली पहले आएगी, तो सबसे ज़्यादा किसकी ऊंचाई है? तो अनाईबुदी पहले आएगी, यानी कि 3 नंबर का सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दूसरे नंबर में कौन सी आएगी? गुरु शिखर, यानी कि 3 के बाद क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा? 1350 या 1500 महेंद्रगिरी हो जाएगी। 3 1 2 4 जो है इसका सही उत्तर है। 3 1 2 4 में मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो आप देखिएगा 3 1 2 4 जो है क्या हो जाएगा? इसका सही जो है हो जाएगा 3 1 2 4 जो है पहला ऑप्शन इसका क्या है? सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे पास में, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो देखिए जनसंख्या घनत्व को लेकर हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपसे पूछे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है और मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत का आप क्या बताएंगे कि 382 है, और मध्य प्रदेश का कितना है? 236 है। मतलब क्या है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में इतना देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक बात ये ध्यान रखना है। फिर दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो बिहार में जो है भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और सबसे कम कहाँ पर देखने को मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में जो है देखने को मिल जाएगा, अरुणाचल में। यही बात मध्य प्रदेश में अगर पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ पर है मध्य प्रदेश में, सबसे कम कहाँ पर है, तो जब ज़्यादा में पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? भोपाल जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और सबसे कम कहाँ पर हो जाएगा? डिंडोरी में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? डिंडोरी में। अगर 3 जिला ध्यान रखना है तो भोपाल के बाद ध्यान रखना है इंदौर में और फिर जो है आपका जबलपुर में हो जाएगा। तो 3 ये हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, फिर उसके बाद कम थोड़ा यहाँ, फिर तो कम। और सबसे कम जो है आपको ध्यान रखना है DSP, याद रखना है DSP, डिंडोरी हो जाएगा। और डिंडोरी के बाद दूसरे नंबर में कौन सा आएगा? डिंडोरी के बाद में जो है आपको ध्यान रखना है, एस से जो जिला का नाम आता है डिंडोरी के बाद, चलिए भाई मुझे ही भूल गया, चीज़ें जो है मैं रिकॉल नहीं कर पाता। और पी के में जो है पन्ना, डिंडोरी के बाद श्योपुर आएगा। कौन सा आएगा? श्योपुर। और फिर आएगा आपका पन्ना। ये 3 जिला जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं मध्य प्रदेश के। क्या पूछा है? भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। कितना है? 17 है यहाँ का जनसंख्या। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, अब देखिएगा ये एक आपके सामने योजना है, और इस योजना का नाम क्या है? रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना है। तो पहले इसको जो है हम एक बार क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, ताकि चीज़ें हमारी जो है क्लियर हो जाएं। तो रानी जो दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना है, तो ध्यान रखिएगा इसमें कुछ बातें। कौन कौन सी ध्यान रखना है? सबसे पहली बात आपसे पूछे, ये इसका समय बता दीजिए सर, कब प्रारंभ हुई थी। फिर बता दीजिएगा ये कहाँ से प्रारंभ हुई थी, फिर बता दीजिएगा कितने समय के लिए प्रारंभ हुई थी, कितने समय के लिए। फिर इसका क्षेत्र बता दीजिएगा कि ये कहाँ पर लागू थी, और यह योजना मतलब इसका उद्देश्य क्या था, और इस योजना में लाभ क्या मिलेगा। ये इतनी बातें बता दीजिए, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, आपका सब क्लियर हो जाएगा इतने में। जो है इतना लिख दीजिएगा। आदत डालिए लिखने की मेंस में, ताकि ऐसा प्रश्न आ जाए तो 1 मिनट में छाप देना। इस प्रकार से जो है लिखने की आदत डालनी है। समय जो इसका क्या है, किसकी बात की जा रही है? रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की। तो यह योजना जो है 3 जनवरी 2024 की जो है योजना है। और कहाँ से प्रारंभ की गई थी, तो क्या बताएंगे? जबलपुर से जो है शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की गई थी। कितने समय के लिए? तो 2023-24 से 2025-26 के लिए जो है योजना शुरू की गई थी, 2 सालों के लिए। क्षेत्र कहाँ पर जो है? संपूर्ण मध्य प्रदेश में योजना लागू है। और इसका उद्देश्य क्या है? जो मोटा अनाज होता है, मोटे अनाज को क्या करना, मोटे अनाज का मतलब प्रोत्साहन करना कि मोटे अनाज जैसे बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, इनका जो क्या करना, खेती को बढ़ावा देना। क्या लाभ मिलेगा? जो कोई भी इसकी खेती करेगा तो उसे 10 रुपया किलो जो है, 10 रुपया प्रति किलोग्राम में क्या दिया जाएगा? एक्स्ट्रा लाभ दिया जाएगा। जैसे मान लो आपने
1 कुंटल उड़द निकाला या फिर बाजरा निकाला, उसको बेचेंगे तो 1 कुंटल का जो है वैल्यू आपको जितना मार्केट में होगा वह मिलेगा पैसा, और 10 रुपये किलो के हिसाब से आपको जो है एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा। ये क्या है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। मोटे अनाज को ही श्री अन्न कहा जाता है। यहाँ देखिए मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि श्री अन्न किसे कहते हैं, तो जो मोटे अनाज हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, श्री अन्न कहते हैं। तो देखिएगा, अब इसमें आप जो है लगा लीजिएगा भाई कौन से सही है कौन से गलत। मध्य प्रदेश में मिलेट को प्रोत्साहित करती है, यानी कि मोटा अनाज को, तो बिल्कुल सही बात है यह। दूसरा कथन है पूरे मध्य प्रदेश में लागू, यह भी सही है। यह योजना 2023-24 से 25-26 तक की अवधि के लिए, तो ये भी सही है। तो तीनों बातें क्या हो जाएंगी, इसकी सही हो जाएंगी। तो चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी। तो डी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 जो है आपका ये सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है अगले प्रश्न में कि वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था। तो प्रश्न जो कि करंट अफेयर का है हालांकि, लेकिन इसका जो है पिछले का पॉलिटी समझिएगा। आप जानते हैं कि जो क्या होती है, भारत की पार्लियामेंट है, जो सांसद होती है, उस सांसद में कितने सदस्य होते हैं, सदस्य कहता हूँ मतलब सदन होते हैं। तो सांसद में जो है मुख्यतः 3 लोग पाए जाते हैं। एक जो होती है आपकी क्या होती है, राज्यसभा होती है, एक क्या होती है, लोकसभा होती है, और एक प्रेसिडेंट होता है। अब ऐसा कौन कहता है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 ये बात बताता है संसद के संगठन को लेकर के। अब जो ये राज्यसभा होती है, इस राज्यसभा में जो है टोटल सदस्य कितने होते हैं, तो ध्यान रखिएगा राज्यसभा में जो टोटल 245 सदस्य हैं वर्तमान में। अब 245 सदस्य हैं, इनमें से जो 233 सदस्य हैं, 233 इनका तो क्या होता है, चुनाव होता है। क्या होता है, इनका चुनाव होता है। विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं द्वारा जो है क्या किया जाता है, इनका चुनाव किया जाता है। तो चुनाव की बात अलग है। और जो कितने हैं, 12 सदस्य हैं, 12 सदस्य, इनको कौन करता है, मनोनीत करता है। क्या करता है, इनको जो है मनोनीत किया जाता है। और यह मनोनीत जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के जो राष्ट्रपति है क्या करते हैं, 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। क्या अपने मन से बोल रहा हूँ, जी नहीं। कौन कहाँ वैसा लिखा हुआ है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 80 का सब क्लोज 3 है, सब क्लोज 3 है, अनुच्छेद 80(3) में जो है ये बात लिखी हुई है कि 12 सदस्य राष्ट्रपति क्या करेगा, मनोनीत करेगा। ठीक है, क्या इतना काफ़ी है, अभी काफ़ी नहीं। किसको मनोनीत करेगा, क्या किसी को गली चलते व्यक्ति को मनोनीत कर देगा, नहीं। संविधान में लिखा हुआ है कि जो कला शब्द नहीं लिखा हुआ है, विज्ञान साहित्य और कला ही लिखा हुआ है यार भाई, कला लिखा हुआ है या फिर खेल लिखा हुआ है, कला या खेल, इनमें जो है विशेष उपलब्धि प्राप्त कर चुके लोगों को राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। तो ऐसे ही जो है 2024 में जो है सुधा मूर्ति को क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था। और ये 12वां सदस्य थी, 12वें सदस्य के रूप में क्या किया गया था, राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किया गया था। ये सुधा मूर्ति जो है वही हैं जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उनका कोई रिश्ता लगता है यहाँ भारत में जो मतलब, तो उनसे संबंधित थी ये, इनको जो है मनोनीत किया गया था। अब जो है ये राज्यसभा जो है ना, ये पहले से ही राज्यसभा नहीं थी। इसका नाम जो है 1954 में, ध्यान रखिएगा, ये नाम कर दिया गया था। इसके पहले किस नाम से जानते थे, आपको पता होना चाहिए। 1954 के पहले जो है राज्यसभा को किस नाम से जानते थे, तब आप बताएंगे कि इसे जो है सर सेंट्रल काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जो है इसे जानते थे इसके पहले। ठीक है, तो 1954 में इसका नाम बदल दिया गया। इतनी बातें आपको समझ में आई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा समय दीजिएगा हमें, जो है यकीन मानिएगा हम इतना बेहतर आपको बना देंगे कि वो कहते हैं ना कि सुंदर सुर सजाने को मैं साज सजाऊंगा, क्या कि सुंदर सुर बनाने को मैं साज बनाऊंगा, मैं नादान परिंदों को बाज बनाऊंगा, चाहूँ तो। कि कई लोग कहते भी हैं कि नाव लेकर दरिया पार कर लो, कई लोग कहते हैं कि नाव लेकर दरिया पार कर लो, लेकिन हम छोटी छोटी कश्तियों को जहाज़ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जहाज़ बनाएंगे। तो ये आप भी जो है काफिला लेकर चल सकते हैं, आप में भी वो क्षमता हो जाएगी। बस जो है इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। मध्य प्रदेश के पैरा कैनो एथलीट जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार मिला है वो कौन है। अब देखिएगा, अर्जुन पुरस्कार से मैं संबंधित बातें कर रहा हूँ भाई, याद कर लीजिएगा क्योंकि कई प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आया
तो आप जो है उन विद्यार्थियों में से होंगे कि 1 नंबर की लीड लेने वाले होंगे, और जब कठिन पेपर आता है ना तो 1 नंबर ही क्या करवा देता है, सिलेक्शन करवा देता है। तो मध्य प्रदेश में अर्जुन पुरस्कार छाप लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, किसी भी अवस्था में इनको याद करना है, ठीक है। आपसे पूछे मध्य प्रदेश में अर्जुन पुरस्कार तो अभी लग जो है 2025 तक कुल कितने लोगों को मिल चुका है, तो ध्यान रखिएगा 16 लोगों को क्या मिल चुका है, मध्य प्रदेश में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। अर्जुन पुरस्कार की पूछे इसकी स्थापना कब पर हुई थी, तो इसकी स्थापना है ये 1961 में की गई थी, और खिलाड़ी को जो है दिया जाने वाला ये दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या, खिलाड़ियों को दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहला जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। तो देखिएगा किसको किसको दिया गया है, अगर थोड़ा सा मन हो आपका तो चलो लिख लेते हैं, ताकि जो है चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। नहीं लिखते, चलो छोड़ देते हैं, तो कुछ बारी तो लिख ही लीजिएगा। आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में प्रथम बार जो है किसे दिया गया था, प्रथम बार जो है किसे दिया गया था, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो है अर्जुन पुरस्कार वर्ष 1964 में मिला हुआ था, और ये किसे दिया गया था, शंकर लक्ष्मण को दिया गया था। और शंकर लक्ष्मण जो है हॉकी के महान प्लेयर रहे हैं। ओलंपिक में जो है हॉकी टीम में गोल्ड मेडल जीतने वालों में से जो है ये हॉकी टीम को जितवाने में बहुत बड़ी भूमिका है। इन्हें जो है गोली के नाम से जाना जाता है, गोली के नाम से, बहुत खतरनाक गोलकीपर थे ये। और यह जो है इंदौर के हैं, मध्य प्रदेश के, और ये हॉकी के जो है प्लेयर हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहली बात आपको ध्यान रख लेना है। फिर चलिए ठीक है, अब आगे छोड़ देते हैं। तो आपको वर्तमान के ध्यान रख लेना है। आपसे पूछे कि 2021 में बता दीजिए 2021 में किन लोगों को मिला हुआ है, तो 2021 में 2 लोगों को आपको ध्यान रख लेना है, जिनमें से एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है विवेक शर्मा। विवेक शर्मा जो इंडियन हॉकी टीम है उसके जो क्या है ये प्लेयर रहे हैं, और यह जो है होशंगाबाद से आते हैं, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम भी जिसे कहते हैं, होशंगाबाद से आते हैं। डीएसपी जो है ये बन चुके हैं, खेल कोटे से डीएसपी बन चुके हैं, 1 करोड़ रुपए भी इन्हें मिल चुके हैं। हॉकी टीम जो है 2020 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ था 21 का, उसमें इन्होंने जो है क्या जीता था, टोक्यो ओलंपिक हुआ था भाई 2021 में, उसमें जो हॉकी टीम पदक जीतने में भूमिका निभाई थी। फिर आपसे पूछे सर 2022 में किसी को मिला हुआ है क्या, तो मैं कहूँगा कि नहीं मिला हुआ है। तो 2023 में मिला होगा, 2023 में मिला है, तो आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। क्या याद करोगे, 2023 में 2 लोगों को मिला हुआ है। एक ध्यान रखना है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, क्या नाम याद रखना है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, एक नाम ध्यान रखना है आपको ऐश्वर्य प्रताप सिंह, और दूसरा नाम जो आपको ध्यान रखना है प्राची यादव। क्या ध्यान रखना है, प्राची यादव। और प्राची यादव जो है ये ग्वालियर की हैं। कहाँ की हैं, ये ग्वालियर की हैं, और पैरा कैनो खिलाड़ी हैं, यानी कि विकलांग कैटेगरी से आती हैं। पैरा को मतलब विकलांग को पैरा कहा जाता है खेलों में। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो है ये कहाँ के हैं, ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से आते हैं। कहाँ से आते हैं, खरगोन जिला से, और ये शूटिंग से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, शूटिंग से। और ये 2023 में हो गया। 2024 के लिए किसी को दिया गया है क्या, तो हाँ 2024 के लिए ध्यान रखिएगा 2025 में दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है, 2 लोगों को। एक जो है आपके कपिल परमार हैं, कौन है, कपिल परमार हैं, और एक जो है रुबीना फ्रांसिस हैं, कौन है, तो ये स्टार क्वेश्चन है। जितने भी मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं ना, और जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अचीवमेंट मिला है, स्टार लगा करके उन्हें नोट करा करो, जो है पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, एमपीपीएससी का पेपर दे रहे हो, ध्यान रखिएगा। तो रुबीना फ्रांसिस जो है, तो रुबीना फ्रांसिस को मिला हुआ 2 लोगों को। कपिल परमार जो है आपके मध्य प्रदेश की, ये सीहोर जिले से आते हैं, और रुबीना फ्रांसिस जो है मध्य प्रदेश की कहाँ से आती हैं, ये स्टार क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 2024 का जो मिला हुआ है जबलपुर से आती हैं। और जो है ये जूडो से, कपिल परमार जो है आपके पैरा जूडो से संबंधित खिलाड़ी हैं, और रुबीना फ्रांसिस जो है आपकी किस खेल से कैटेगरी से आती हैं, बताइएगा जो है आप, शूटिंग। चलिए, शिवेंद्र सिंह हॉकी, ये जो है हॉकी के खिलाड़ी हैं, मध्य प्रदेश में किसके खिलाड़ी हैं, हॉकी के, और ये जो है इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला हुआ है। प्राची यादव इसका सही जवाब हो जाएगा। सुशीला चानू जो है मध्य प्रदेश में जो है शूटिंग प्रैक्टिस करती रही हैं ये। ऐश्वर्य प्रताप सिंह 2023 के लिए दिया गया है। पैरा कैनो के क्षेत्र में पूछ रहा 2023 में, तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह को भी मिला हुआ है, लेकिन इन्हें जो है किस में मिला हुआ है, शूटिंग में मिला हुआ है। तो पैरा कैनो के लिए प्राची यादव को। चलिए, आई होप चीज़ें जो है आपको समझ में आई होंगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में,
निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक माच गायन शैली से संबद्ध है, आपको ये बताना है। तो माच जो है गायन शैली, पहली बात ध्यान रखिएगा कि ये मालवा क्षेत्र में प्रचलित है माच, और इसका जो जन्म माना जाता है, माच का जन्म कहाँ से हुआ था, तो ये उज्जैन से हुआ था, ध्यान रखिएगा। और माच जो है मध्य प्रदेश का क्या है, ये राजकीय राजकीय लोक नाट्य भी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना, राजकीय लोक नाट्य है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से जो आपके भगवती लाल राजपुरोहित जी जो हैं, ये जो है किससे संबंधित है, माच गायन से संबंधित हैं। कौन, भगवती लाल राजपुरोहित, आपको ये क्या है ध्यान रख लेना है। तो माच के बारे में भगवती लाल जो पुरोहित हैं, ये इसके गायक हैं, और इन्हें जो है ये सभी के सभी पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित है भाई। सभी के सभी व्यक्ति जो है, ये कालू राम बामनिया जो हैं, ये कबीर गायन से संबंधित हैं, कबीर गायन से। और 2023 का जो है क्या मिला हुआ था, पद्म श्री मिला हुआ। सत्येंद्र सिंह लोहिया, ये भिंड जिले से आते हैं, कहाँ से आते हैं, भिंड से। और ये जो है खेल कैटेगरी से तैराक है, भिंड जिले के क्या है आपके, ये तैरने वाले हैं, तैराक और पैरा तैराक, मतलब दिव्यांग कैटेगरी से हैं, तैराक हैं। और ओम प्रकाश शर्मा जो हैं, ये जो है इनको भी जो है 2021 में ही पद्म श्री मिला हुआ, सॉरी 21 कहता हूँ, 23 में। तो सभी के सभी 4 लोगों को जो है 2023 में क्यों मिला हुआ था, पद्म श्री मिला हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस व्यक्तित्व को कबीर गायन के लिए पद्म श्री 2025 से सम्मानित किया गया है। तो 2025 में जो है पद्म श्री पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछे पद्म श्री पुरस्कार 2025, स्टार लगा करके नोट कीजिएगा भाई, स्टार लगा कर, क्या बात कर रहा हूँ, स्टार लगा करके। हर बार जो है इनसे प्रश्न पूछा जाता है पद्म श्री से। पद्म श्री मध्य प्रदेश में जो है 2025 में आपको लिखना है, ध्यान से लिखते ही रहना जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी। कितने लोगों को दिया गया है, कुल 5 लोगों को। पहला हो जाएगा ये, दूसरा हो जाएगा ये, तीसरा हो जाएगा ये, चौथा हो जाएगा ये, और 5वां हो जाएगा ये। तो 5वां नाम यहाँ पर कौन सा नहीं लिखा हुआ है, हरिचंदन भट्टी नहीं लिखा हुआ है, हरिचंदन जो है हरिचंद्रन भट्टी नहीं लिखा हुआ है। तो ये 5 लोगों को क्या दिया गया है, आपका पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। आपको बताइए किस में दिया गया है। हरिचंदन भट्टी को जो है कला के लिए दिया गया है, कला के क्षेत्र में। बुधेंद्र कुमार जैन को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में। जगदीश जोशीला को जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, किसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। शैली होलकर को जो है मतलब उद्योग क्षेत्र में कहिएगा, मतलब जो छोटे उद्योग होते हैं, हस्तकरघा जिसे कहते हैं, उसका विकास इन्होंने किया हुआ है, हस्तकरघा। महेश्वरी साड़ियों का काम करती थी। भैरव सिंह चौहान को जो है ये भैरव सिंह जो चौहान हैं, इन्हें भी जो है कला के क्षेत्र में है, ये कबीर गायन से संबंधित है। भैरव सिंह जो है कबीर गायन से संबंधित, यानी कला कैटेगरी में हो जाएगी। अब बता दीजिएगा भाई कहाँ कहाँ के हैं। हरिचंदन भट्टी जो है मूल रूप से कहाँ के हैं, ये उत्तराखंड के हैं, लेकिन रहते कहाँ पर हैं, तो आप बताएंगे भोपाल में रहते हैं, ठीक है। भैरव सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के महू के हैं ये। और शैली होलकर जो है ये निमाड़ क्षेत्र की हैं, निमाड़ क्षेत्र की हैं। जगदीश जोशीला जो है ये खरगोन के हैं, और निमाड़ी साहित्य में इन्हें पुरस्कार मिला हुआ है। और बुधेंद्र कुमार जैन जो है सतना जिले के हैं। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। स्टार लगा करके इसे नोट कीजिएगा, 2026 की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिएगा क्या पूछा गया था यहाँ से आपसे कि कबीर गायन के लिए किसे दिया गया है। तो भैरव सिंह चौहान को जो है कबीर गायन के लिए जो है आपका ये पुरस्कार दिया गया है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा, बात के भी लिख सकते हैं। PDF तो आपको मिलेगा, लेकिन मैं जो लिख रहा हूँ वो नहीं मिलेगा यहाँ पर, तो आप जो है लिखिएगा। इसी से जो है मैं लिख करके नहीं लाता हूँ, प्रश्न की लिख करके लाऊँ, उनका उत्तर भर लिख दूँ, ताकि मैं आपके सामने लिखूँ तो आप चीज़ें लिख पाएँ। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में, देखिएगा वर्ष 2024 में जो है FIED यानी कि FIDE ये FIDE क्या है, एक शतरंज की जो है संस्था है, ध्यान रखिएगा। FIDE क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज की संघ है, संस्था है। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के, मतलब कैंडिडेट पूछ रहा है आपसे, तो डी गुकेश जो है ये क्या है, सबसे कम उम्र के जो आपके शतरंज खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। डी गुकेश जो है ये बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, क्या ध्यान रखना है, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, पता चल गया है। 2025 में जो है एक बात और ध्यान रखनी है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। 2025 का ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। और क्या ध्यान रखना है,
विश्वनाथ आनंद ये हैं जो है सबसे आपसे पूछे प्रथम पहला जो ये ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जैसे पहले क्या कहा जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। सबसे पहली बार जो है किसे मिला हुआ था, तो आप क्या बताएंगे कि विश्वनाथ आनंद को मिला हुआ था। और ये भी जो है शतरंज के ही खिलाड़ी हैं, और ये छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं हैं। इन्हें शतरंज का क्या कहते हैं, जादूगर कहा जाता है। 7 बार जो है विश्व चैंपियन रह चुके हैं शतरंज में, और इन्हें जो है 1994 में यह पुरस्कार मिला हुआ था, राजीव गांधी खेल रत्न। गैरी कास्पारोव रूस के खिलाड़ी हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है। तो आपका जवाब होगा, मैं सिंपल सा बता देता हूँ फिर बात करते हैं हम। जबलपुर में जो है लम्हेटा गांव स्थित है। अब जबलपुर से संबंधित जबलपुर में क्या क्या स्थित है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, तो आप जबलपुर हेडिंग बना करके बता सकते हैं कि क्या क्या जबलपुर में स्थित है। ठीक है, तो पहली बात जबलपुर की आपको ध्यान रखना है, ये जो इसका नामकरण आपसे पूछे कि इसका नामकरण किसके नाम पर हुआ है, तब आप क्या बताएंगे कि जवाली ऋषि के नाम पर जो है इसका नामकरण है। किसके नाम पर, जवाली ऋषि के जो है नाम पर क्या है इसका नामकरण है। दूसरी बात आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, क्या लिख रहा हूँ, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट आपसे पूछे कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे जबलपुर में ही स्थित है। और कुछ और ध्यान रखिएगा, 1956 में जो है जबलपुर बनाया गया था, इसके पहले नागपुर हुआ करता था। आपसे पूछे कि जो जबलपुर में हाई कोर्ट बना हुआ है इसका भवन किसने बनवाया हुआ था, तो राजा गोकुल दास द्वारा जो क्या बनवाया गया था, राजा गोकुल दास द्वारा जो इसके भवन का निर्माण करवाया गया था। और इसके आपसे वास्तुकार पूछे कि वास्तुकार कौन थे, तो आप क्या बताएंगे कि जो हेनरी इरविन हैं वो क्या थे, इसके जो है वास्तुकार थे, किसके, जबलपुर का जो हाई कोर्ट भवन है। फिर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में जो है चीफ जस्टिस कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ एमपी कौन है, तो आप क्या बताएंगे संजय सचदेवा। संजय सचदेवा जो है वर्तमान में ये क्या है, संजय सचदेवा जो है यहाँ के मतलब चीफ जस्टिस हैं। अगली बात करेंगे जबलपुर में और क्या स्थित है। जबलपुर में जो आपसे पूछे गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में है। फिर आपसे पूछे कि रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, तो आप बताइएगा जबलपुर में है। फिर आपसे पूछे कि डुमना हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, डुमना हवाई अड्डा, डुमना हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपका जबलपुर में स्थित है डुमना हवाई अड्डा। फिर आपसे पूछे तो आपको और भी चीज़ें ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर स्थित है बरेला गांव, कौन सा गांव स्थित है, बरेला गांव स्थित है। और इस बरेला गांव में जो रानी दुर्गावती की क्या स्थित है, रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है, रानी दुर्गावती की समाधि स्थित है। फिर जबलपुर में और कुछ बताएंगे, तो जबलपुर में कहेंगे कि भेड़ा घाट स्थित है। जबलपुर में क्या है, भेड़ा घाट है। और भेड़ा घाट में कौन सा जलप्रपात है आपका, धुआंधार जलप्रपात है। तो ऐसी बातें आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी बातें हैं जबलपुर में। और चलिए खैर रहने दीजिए, हम करते जाएंगे समय पर जो जो भी बातें आएंगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जबलपुर में जो है खेल की अकेडमी भी स्थित हैं, चाहे तीरंदाजी अकेडमी हो, चाहे साइकिलिंग अकादमी हो, चाहे वेट लिफ्टिंग अकादमी हो, तीनों जो है वहीं पर स्थित हैं। भारत के लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है 2024 में। तो फ्रेंड्स ध्यान से रखेंगे, समझेंगे चीज़ों को। पहले आपको ये पता हो कि लोकपाल कौन होता है, तो आप जानते हैं कि जो भ्रष्टाचार करते हैं लोग, क्या करते हैं, भ्रष्टाचार करने वाले लोग होते हैं। अब ये लोग नहीं, जो मतलब कम से कम बहुत बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे कि सचिव है, क्या है, सचिव है, बहुत बड़े बड़े सरकारी बैंक हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, ये अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो इनको रोकने के लिए एक संस्था बनाई गई थी। उसी संस्था को क्या कहते हैं, लोकपाल कहते हैं। लोकपाल जो होता है फ्रेंड्स केंद्र स्तर पर होता है। क्या होता है, लोकपाल जो है आपका किस स्तर पर होता है, केंद्र स्तर पर। तो कहोगे क्या राज्य स्तर पर कोई होता है, जी हाँ, राज्य स्तर पर कौन होता है, तो लोकायुक्त जो है आपका क्या होता है, लोकायुक्त जो है राज्य स्तर पर होता है। ठीक है, लोकायुक्त 2000 राज्य स्तर पर होता है। और इसके लिए जो कानून लाया गया था, पहले ये संस्था नहीं होती थी, इसके लिए 2014 में कानून लाया गया था, उसी के बाद से जो है ये संस्था जो है अस्तित्व में आई थी। ठीक है, चलिए और कुछ बातें देखते हैं। जब लोकायुक्त की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में भी क्या होगा, एक लोकायुक्त होगा। जी हाँ होगा, तो मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त पता होना चाहिए, और मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त पता होना चाहिए। वर्तमान में कौन है, किसके, एमपी की बात की जा रही है।
फिर आपसे पूछे कि जब लोकपाल है तो भारत का भी कोई ना कोई प्रथम लोकपाल रहा होगा, तो आपसे पूछे कि प्रथम लोकपाल कौन था और वर्तमान में कौन है। तो ये जो आप लिखे हुए हैं न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, ये क्या थे, भारत के क्या थे, प्रथम लोकपाल थे। ध्यान रखिएगा क्या थे ये, प्रथम लोकपाल थे। और जो वर्तमान लोकपाल हैं वो कौन है आपके, वर्तमान लोकपाल जो 2024 में नियुक्त किए गए थे, वर्तमान लोकपाल कौन है, तो आपके अजय माणिकराव खानविलकर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये AM खानविलकर इन्हीं को कहते हैं और ये मध्य प्रदेश के जो है चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा। अब बताइएगा कि मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तब आप बताएंगे कि सर PV दीक्षित जो थे, PV दीक्षित, ये मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। PV दीक्षित ये क्या है, मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त बन चुके हैं। और वर्तमान में कौन है, तब आप बताएंगे कि सत्येंद्र कुमार जो हैं वर्तमान में क्या है, सत्येंद्र कुमार वर्तमान में क्या है, मध्य प्रदेश के लोकायुक्त है। आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए तो क्या हम आगे बढ़ जाएं। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें जो है बहुत अच्छे तरीके से आपकी क्लियर हो रही होंगी और आपको जो है समझ में भी आ रहा होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, अभी में रिवीजन भी करना है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थित है, तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी ये जो है आपके उज्जैन में स्थापित की गई है। और उज्जैन जिले से आपको 5 बातें जो है कुछ याद कर लेना है। आपसे पूछे कि जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, संपूर्ण पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, वो कहाँ पर स्थित है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछे कि जो सोयाबीन है, सोयाबीन जो होती है, सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना जो पूरे एशिया में सबसे बड़ा कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है। और फिर आपसे पूछे कि जो उज्जैन के अन्य नाम क्या क्या देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछे कि कालिदास अकादमी, कालिदास अकादमी और कालिदास अकादमी प्लस कालिदास समारोह ये कहाँ पर होता है, तो ये सब कुछ उज्जैन में ही होता है, ठीक है, उज्जैन में ही होता है। तो यहाँ पर सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना ये कहाँ पर मिल जाएगा, आपको उज्जैन में मिल जाएगा। पृथ्वी का केंद्र बिंदु जो है ये मंगलनाथ मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर है उज्जैन का। और अन्य नाम जो है, जैसे बात करें तो इसे जो है एक अवंती भी कहा गया है, इसे जो है ओजनी भी कहा गया है, ओजनी भी कहा गया है, इसे जो है अच्युतगामिनी भी कहा गया है, इसे जो है अर्दीन भी कहा गया है, अर्दीन ये अलबरूनी ने कहा हुआ है अर्दीन। तो इतने नाम आपको ध्यान कर लेना है। चलिए अगले, किस नदी के किनारे स्थित है ये, तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर उज्जैन में ही कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, 2028 में जो है यहाँ पर कुंभ होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप में फाइनल में किस देश की टीम को हरा करके जीत अपने नाम की हुई है। आप जो है कितने स्टार लगाना चाहते हैं, जितने स्टार लगाना चाहते हैं इस प्रश्न में लगा लीजिएगा। ध्यान रखिएगा 5 स्टार लगा लीजिएगा, चाहे जितने लगा लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% जो है आने की संभावना है। जितना मैं बता रहा हूँ इतना जो है पढ़ लीजिएगा इसे, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे देखिएगा। आपसे पूछे कि ICC वीमेंस वर्ल्ड कप, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है वर्ल्ड कप है, ये क्रिकेट का है वर्ल्ड कप। तो और ये कब का है, 2025 का है। जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो ICC विश्व कप होता है, महिला विश्व कप 2025 है। क्या याद रखना है इसमें, अब देखिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, पहली बात को सुन लीजिए भाई साहब। ये महिला वर्ल्ड कप जो है भारत जो है बहुत कम जीत पाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसे, इंग्लैंड जैसे विकसित देशों को हरा करके ये भारत ने, मतलब भारत की लड़कियों ने ये मैच जीता हुआ बहुत गौरव का पल है। पूरे 14 साल में जो है पहली बार जीती हुई है, क्या है ये, प्रथम बार जीती हुई हैं। नरेंद्र मोदी ने स्पेशल जो है इनके लिए समय निकाल कर जो है देश को प्रोत्साहित करने के लिए समय निकाला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, आप जितना इसे समझें उतने से अच्छे से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पूछे कि क्या भारत इसके पहले कभी महिला वर्ल्ड कप जीता है, तो नहीं जीता है। ध्यान रखिएगा ये प्रथम बार है, पहली बात ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बार जो है, दूसरी बात ध्यान रखना है कि जो किस देश को हरा करके जीता हुआ है, तो दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम को जो है हरा करके जीता गया है। किसको, दक्षिण अफ्रीका को हराया गया है। फिर आपसे पूछे कि फाइनल कहाँ खेला गया है भाई, फाइनल कहाँ खेला गया है, तो आप क्या बताएंगे, मुंबई में खेला गया है। कहाँ पर, मुंबई में खेला गया है। जो पाटिल स्टेडियम है मुंबई का, DY पाटिल स्टेडियम है, वहाँ पर जो है ये खेला गया है, पाटिल स्टेडियम में खेला गया है। फिर आपसे पूछे कि जो भारत की महिला टीम है उसकी कप्तान कौन थी,
तब आप क्या बताएंगे? जो हरमनप्रीत कौर हैं, हरमनप्रीत कौर, भाई मैंने भी देखा हुआ था, जो जमैका रोड्रिक्स से थी, क्या गजब का खेली हुई थी, मज़ा आ गया था। ठीक है, तो हरमनप्रीत कौर क्या क्या है, इसकी कप्तान है। फिर जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको ध्यान रखना है इस खेल में, सबसे इम्पोर्टेंट एक स्टार लगा लीजिएगा। एक नाम है जिसका नाम है क्या? क्रांति गौंड। क्या नाम है? क्रांति गौंड। ध्यान रखना है आपको। क्यों ध्यान रखना है अभी भी जान लेते हैं। क्रांति गौंड जो है, पहली बात ये आपके छतरपुर की हैं। कहाँ की हैं ये? छतरपुर की हैं। क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में कुल कितनी जो है 12 सदस्य, आपकी 11 सदस्य देखने को रहते हैं। 11 खिलाड़ी जो है खेलते हैं आपके, एक जो एक्स्ट्रा रहता है, तो 11 जो है आपके सदस्य रहते हैं। अब इनमें से जो है 11 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी पूरी टीम के रूप में कौन थी? क्रांति गौड़ थी। ठीक है, ऑलराउंडर थी शायद। अब इन्होंने जो है क्या है 3 विकेट लिए हुए हैं। क्या लिखा दिया हुआ है? इन्होंने 3 विकेट जो है लिए हुए थे, 3 विकेट लिए हुए थे। तो ये बात हो गई, 3 विकेट जो है इन्होंने लिए हुए हैं, छतरपुर ज़िले की हैं। और कुल मिलाकर के जीत में 3 विकेट के कारण जो है जीत में बहुत बड़ा इनका योगदान है। मुख्यमंत्री मोहन यादव बहुत खुश हुए हैं इनसे। तो क्या इन्हें जो किया हुआ है, इन्हें जो है 1 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की हुई है। किन्हें? 1 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है क्रांति गौड़ को। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चूँकि एमपीपीएससी का पेपर है, मध्य प्रदेश की हैं, तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। जो भारत की महिला टीम है ना, 52 रनों से जो है हराया हुआ है दक्षिण अफ्रीका को। ध्यान रखिएगा, 52 रनों से हराया हुआ है। तो प्रश्न पूछा गया था किस देश को हराया था? दक्षिण अफ्रीका को हरा करके यह जो मैच है भारत ने जीता हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न, अभी जो पुरुष विश्व कप है, ये पुरुषों का जो इस विश्व कप में, तो भारत 2023 के विश्व कप में दुर्भाग्यवश नहीं जीत पाया था। वो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया से जो है हार गए थे। बात करेंगे, चलिए आगे। ठीक है, तो अभी देखिएगा महिला हॉकी विश्व कप भी हुआ है। क्या हुआ है? महिला हॉकी जो है एशिया कप हुआ है। महिला हॉकी का जो है एशिया कप, इस महिला हॉकी के एशिया कप में जो है भारत की टीम हार गई है। किस देश से? चीन से हार गई है। ठीक है, और जो अभी ध्यान रखना, पुरुष का जो है क्रिकेट का एशिया कप हुआ है। पुरुष एशिया कप किसका? क्रिकेट के अंतर्गत। इसको जो है पुरुष टीम ने क्या है जीत लिया है। किसको हरा करके? पाकिस्तान को हरा करके जीता हुआ है। ट्रॉफी नहीं ली हुई है, ध्यान रखिएगा। वो बिना ट्रॉफी की ही जश्न मनाया था। और जो क्या नाम था भाई, तिलक वर्मा ने लास्ट में अच्छा प्रदर्शन किया था, उन्हें मैन ऑफ द मैच वही रहे होंगे शायद। तो ये हो गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानी दिए हुए हैं, उनको क्या करना है? आपको मिलाना है। तो देखिएगा भाई, थोड़ा सा मुझे ये अजीब तरह का प्रश्न लगता है। जो राजा मर्दन सिंह है, देखिएगा थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए तो आप चीज़ें आसानी समझ पाएंगे। राजा जो मर्दन सिंह है, मर्दन सिंह हैं, तो ये जो है बानपुर रियासत से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे ये? राजा मर्दन सिंह एक दिया हुआ, लिख लेते हैं यहाँ पर। और एक जो है आपका यहाँ पर जो है एक दौलत सिंह दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेंगे। तो मर्दन सिंह के बारे में पहले देखिएगा। राजा मर्दन सिंह है, ये आपके बानपुर रियासत से संबंधित थे। बानपुर रियासत से संबंधित थे। और ये रियासत आपकी मुरैना में, चंदेरी बानपुर रियासत पड़ती है। चंदेरी बानपुर यानी कि शिवपुरी मुरैना वाला क्षेत्र था। तो ये शिवपुरी मुरैना के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, शिवपुरी, चंदेरी, बानपुर 2 रियासत हुआ करती थी। तो चंदेरी इनके यहाँ से शुरू हुई थी, मुरैना में पड़ती थी, मुरैना के आसपास वाला क्षेत्र था। ठीक है, ये हो जाएगा। राजा मर्दन सिंह। राजा दौलत सिंह जो हैं, ये 1857 की क्रांति के नेता हैं। और इनकी जो मुख्य रियासत रहती है ना, तो ये होशंगाबाद से, ठाकुर दौलत सिंह नाम था इनका पूरा, होशंगाबाद से नेतृत्व करते हैं। कहाँ से? होशंगाबाद से नेतृत्व करते हैं। राजा वक़्त वली जो है, ये बुंदेलखंड के थे और इन्होंने शाहगढ़ से नेतृत्व किया था। और इनका जो एक सेनापति था, बहुत खतरनाक नाम था सेनापति, जिसका नाम था बौधन दउआ। इस पर भी जो प्रश्न एमपीपीएससी पूछ चुकी है, बौधन दउआ। बौधन दउआ, इनको जो है सागर पर इन्होंने अधिकार कर लिया था अंग्रेज़ों से। और मुराद अली जो है, ये महू से हैं। ठीक है भाई, तो इसमें देखेंगे क्या भाई सही हो सकता है। तो इसका जो है ये बानपुर को जो है भानपुर लिखा हुआ है एमपीपीएससी, तो राजा मर्दन सिंह जो है आपके भानपुर में सही हो जाएंगे। अब राजा दौलत सिंह होशंगाबाद से थे, लेकिन नेमावर ये कहाँ पर पड़ता है? देवास में पड़ता है। लेकिन अगर आपको मिला करके सही करना है तो सबसे नज़दीक यही ऑप्शन हो रहा है कि नेमावर के हो जाएंगे ये। बखत वली शाहगढ़ से हो जाएंगे, मुराद अली महू से हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप जो क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। अब ये तिगड़ी का भाई सवाल है, थोड़ी से अगर और गहराई समझोगे तो ऐसा इसमें क्यों किया हुआ था कि, तो थोड़ा समय लग जाएगा।
देख लेते हैं टाइम। चलिए अभी रहने देते हैं, फिर किसी दिन बताएंगे कि मतलब अंग्रेज़ों ने इनके साथ में बहुत बड़ी गद्दारी की हुई थी। पहले एक तरफ इनको सहयोग देने का बात किया, फिर बाद में जो है अंग्रेज़ों ने इन्हें कुछ नहीं दिया। तो फिर ये 1857 की क्रांति में 1842 में जो क्या हुआ था मध्य प्रदेश में, बुंदेला विद्रोह हुआ था। बुंदेला विद्रोह में यही राजा मर्दन सिंह, राजा बखत वली, इन्होंने अंग्रेज़ों का सहयोग किया था। बाद में अंग्रेज़ों ने इन्हें जो है जो मतलब इनाम वगैरह देने की घोषणा की थी वो कुछ नहीं दिया हुआ था। तो फिर ये गुस्सा हो गए और 1857 की क्रांति में विद्रोह किया। तो ये प्रश्न जो है आपका थोड़ा सा ऑप्शन इसके सही नहीं है, इस प्रकार से आप मिलाइएगा तो आपका सही उत्तर निकल करके आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगर मिलाना हो तो भाई कैसे मिलाएंगे, मिला लीजिएगा। राजा मर्दन सिंह का बानपुर हो जाएगा तो 1 नंबर का दूसरा, तो 1 नंबर में दूसरा यहीं पर दिया हुआ है तो ये आपका सही हो जाएगा। और राजा दौलत सिंह का हो जाएगा नेमावर्त, यानी कि दूसरे जगह पर पहला आ जाएगा। राजा बखत वली का सायगढ़, तो तीसरे नंबर में आपका दूसरा आ जाएगा। तीसरे तीसरे के सामने तीसरा ही हो जाएगा, चौथे के सामने चौथा ही हो जाएगा। तो यही ऑप्शन आपका सही हो रहा है। चलिए बात करते हैं आगे। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है, तो देखिएगा ये प्रश्न पूछा गया है। नर्मदा नदी के बारे में ध्यान रखिएगा। तो नर्मदा नदी की सबसे पहले जानकारी कहाँ पर देखने को मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलती है। और शतपथ ब्राह्मण जो है किसका ये ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का ये ब्राह्मण ग्रंथ है, याद रखिएगा किसका है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अब आपसे प्रश्न जो है नर्मदा नदी के बारे में पूछा है तो ध्यान से देखिएगा चीज़ें। नर्मदा नदी के बारे में आपसे पूछे नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक से जो क्या होता है इसका उद्गम होता है। ठीक है, नर्मदा कुंड नाम का एक स्थान है, वहाँ से उद्गम होता है। फिर आपसे पूछे कितनी लंबी है, 1300 जो 12 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई पड़ती है। कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश जाती है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र जाती है, महाराष्ट्र के बाद में ये गुजरात जाती है। ठीक है, फिर आपसे पूछे कौन कौन से इसमें बांध स्थित हुए हैं, तो एक जो है इसमें बरगी बांध स्थित है। क्या स्थित है, नर्मदा नदी पर एक जो है बरगी बांध स्थित है। दूसरा पूछे आपसे पुनासा बांध स्थित है, जिसे इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं। पुनासा पुनासा बांध स्थित है, ये खंडवा जिले में पड़ता है। और एक जो है आपका दर्दी बांध स्थित है, दर्दी बांध। और फिर आपका क्या बोलते हैं, वही सरदार सरोवर परियोजना स्थित है, सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। ठीक है, तो बरगी बांध आपका कहाँ पर पड़ता है, जबलपुर में पड़ता है। पुनासा बांध आपका कहाँ पर पड़ता है, ये खंडवा में पड़ता है। और दर्दी बांध ये आपका कहाँ पर, महेश्वर परियोजना, याद रखिएगा दर्दी की जगह पर यार महेश्वर, दर्दी भी है, महेश्वर परियोजना ये खरगोन में पड़ती है आपकी, खरगोन में। और सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है, ये आपकी गुजरात में है। ठीक है, फिर इसके अलावा ध्यान रखना है इसके जलप्रपात कुछ पूछे जाते हैं। कौन कौन से जलप्रपात हैं, तो एक कपिल धारा जलप्रपात है, एक दुग्ध धारा है, शंभू धारा है, लक्ष्मण धारा है, धुआंधार है, आपको ध्यान रखना है धुआंधार जलप्रपात। ये 3 आपको ध्यान रख लेना है। फिर नर्मदा नदी को जो है अन्य नाम को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है कि इसे किस किस नामों से जानते हैं, तो नर्मदा नदी को ध्यान रखिएगा नमोदास भी कहा गया है। क्या कहा गया है, नमोदास कहा गया है। टॉलमी ने कहा हुआ है नमोदास। और इसे शंकरी भी कहा जाता है कि शंकर की पुत्री, इसे मैकल सुता भी कहा जाता है क्योंकि मैकाल पर्वत से निकलती है, सुता का मतलब होता है बेटी, तो मैकल सुता भी इसे कहा जाता है। और नमोदास, शंकरी, मैकल सुता, और जीवन रेखा भी कह देते हैं इसे, जीवन रेखा भी कहा जाता है इसे। मध्य प्रदेश की भी जीवन रेखा कहते हैं और गुजरात की भी जीवन रेखा कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न ध्यान रखना। सबसे पहले जानकारी कहाँ पर मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और कुछ नहीं है। किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल को बराहमीर की जन्मस्थली कहा जाता है, तो आप बताएंगे कायथा को जो है बराहमीर की जन्मस्थली कहा जाता है। कायथा की खोज जो है किसने की हुई थी, जिसने भीमबेटका की खोज की थी, विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा जो क्या की गई थी, ये खोज की गई थी। ठीक है, 1967 के आसपास। अब जो है मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन स्थल आपको कुछ ध्यान करने हैं और कहाँ पर स्थित है प्रश्न पूछ लेते हैं। तो एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल है आपका एरण। ठीक है, एक ध्यान रखना है आपको नागदा, नागदा। तो सभी के सभी क्या हैं, ताम्रपाषाणकालीन स्थल हैं। एरण ध्यान रखना है, फिर नागदा ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछे एक है डांग वाला, डांग वाला ध्यान रखना है, ये कहाँ पर स्थित है। फिर आपको ध्यान रखना है कायथा, कायथा ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है जो नौदा टोली, नौदा टोली। फिर ध्यान रखना है आपको अबरा। ठीक है, फिर ध्यान रखना है आपको वेशनगर, वेशनगर, वेशनगर। और फिर जो है आपको इसके अलावा और क्या ध्यान रखेंगे भाई,
एक जो है आप इसमें ध्यान रख सकते हैं खेड़ी नामा, खेड़ी नामा ध्यान रख सकते हैं। तो इतने जो है आपको क्या कर लेना है, ध्यान कर लेना। कहाँ कहाँ पर स्थित हैं बता दीजिएगा। एरण जो है आपका मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। नागदा जो है आपका उज्जैन में स्थित है। डांगवाला भी आपको उज्जैन में है। कायथा भी आपको उज्जैन में है। नौदा टोली जो है आपका ये कहाँ पड़ता है, एच टी संकालिया ने खोजा हुआ था। ये नौदा टोली जो है आपका खंडवा खरगोन में पड़ता है, खरगोन में। और खेड़ी नामा जो है आपका ये नर्मदापुरम में हो जाएगा। नर्मदापुरम का दूसरा नाम क्या है, होशंगाबाद। बेसनगर विदिशा जिले में हो जाएगा, विदिशा में। और अबरा जो है आपका मंदसौर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है वर्ष 2021-22 में, वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा था। देखिए ये आपका वेस्ट बंगाल जो है आपका सही हो जाएगा। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार वेस्ट बंगाल सही है, बाकी 2021-22 मुझे पता नहीं, भूल गया मुझे। तो वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला राज्य है वो कौन सा है, वेस्ट बंगाल है। चावल के बारे में बात आई है तो कुछ बातें आपको क्या कर लेनी है, ध्यान कर लेनी है। आपसे पूछे कि भारत की सबसे मतलब भारत में सबसे ज़्यादा किसको खाना के रूप में खाया जाता है, सबसे प्रमुख है, सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है भारत की, तो आप क्या बताएंगे, चावल है। ध्यान रखिए, गलती मत कर देना। खाद्यान्न सबसे जो प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है वो चावल है। गेहूं दूसरे नंबर पर आता है। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं को खाया जाता है। अब और जो है एक बात ध्यान रखनी है चावल के बारे में, जो चावल का खेत होता है यानी कि धान का खेत जो होता है, क्या होता है, धान का जो खेत होता है उसमें कौन सी गैस ज़्यादा पाई जाती है, तब आप क्या बताएंगे, मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, फिर आपसे और प्रश्न पूछे, आपसे पूछे चावल के बारे में कि मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पर निकलता है, तो मध्य प्रदेश में चावल के मामले में प्रथम स्थान कौन सा है, बालाघाट का है, बालाघाट का है। फिर एक नाम और ध्यान रखिएगा तुम, गोल्डन राइस का नाम सुना होगा, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस आपसे प्रश्न पूछा जाता है। जो गोल्डन राइस होता है इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें बीटा कैरोटीन होता है। सामान्यतः चावल में जो है आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन इसमें जो है बीटा कैरोटीन देखने को मिला। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। शंकर राव पंडित का संबंध किससे है, तो शंकर राव पंडित जो है ये मध्य प्रदेश में कई संगीत घराने हैं, जैसे मुख्यतः दो संगीत घराने हैं। एक है आपका ग्वालियर संगीत घराना मध्य प्रदेश में, एक कौन सा है, ग्वालियर घराना है, ग्वालियर घराना है। और दूसरा कौन सा है, इंदौर घराना है। ठीक है, इंदौर घराना। ठीक है, ये दोनों घराने जो है किसके लिए प्रसिद्ध हैं मध्य प्रदेश में, इंदौर में जो है सबसे ज़्यादा नाम पूछा जाता है आमिर, आमिर खान जो का नाम पूछा जाता है, आमिर खान। तो आमिर खान का संबंध कहाँ से है, आपका इंदौर घराने से है। और यहाँ से बहुत सारे संबंधित रहे हैं, जैसे कि आपके शंकर राव पंडित हो जाएंगे, शंकर राव हो जाएंगे, शंकर राव के बेटे जो हैं कृष्ण राव हो जाएंगे, कृष्ण राव हो जाएंगे। इसी प्रकार से राजा भैया पूंछ वाले हो जाएंगे। ये सभी कहाँ के हैं, राजा भैया पूंछ वाले हो जाएंगे। तो ये सभी कहाँ के हैं, ग्वालियर संगीत घराने के हैं। और जो ग्वालियर संगीत घराना है ये किससे संबंधित है, ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध रहा है पूरे इतिहास में, ख्याल गायकी के लिए जो है प्रसिद्ध रहा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ख्याल गायकी, क्योंकि शंकर राव पंडित कहाँ के थे, ग्वालियर घराना के थे। एक प्रश्न आता है कि ग्वालियर घराने का विकास किस मुगल बादशाह के समय पर हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, अकबर के समय पर हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है। तो पहली बात, गम्मत लोकनाट्य कहाँ का है, ये बघेलखंड में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है, बघेलखंड का ये लोकनाट्य है। ठीक है, अब जो इसको मतलब मुख्यतः शुरुआत करने वाला होता है वो क्या कहलाता है, कुडक कहलाता है। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। तो ये मतलब कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं भाई जो फंसाने वाले होते हैं। आप कितना पढ़ोगे, ऐसे हर किसी का जो याद करना पॉसिबल नहीं होता, तो कुछ प्रश्न छोड़ने की भी उम्मीद रखना। तो कुडक कहलाता है गम्मत का लोकनाट्य। अब आपको ध्यान रखना है कि ये गम्मत लोकनाट्य है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पर नौटंकी होती है कि किसी भी खुशी के अवसर पर जो है नौटंकी होने लगती है। नौटंकी का मतलब एक मैं नाट्य से कह रहा हूँ, बुंदेलखंड का लोक नाट्य है नौटंकी। तो इसी प्रकार से ये भी जो है निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। कहाँ पर, तो सॉरी मैंने क्या लिखा हुआ है भाई ऊपर, ये बघेलखंड लिखा हुआ है, बघेलखंड इसका सही नहीं होगा। ये कहाँ का है, निमाड़ क्षेत्र का है, निमाड़ क्षेत्र का है। तो निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। सामान्यतः विवाह के अवसर पर होता है, या फिर जैसे कोई होली, कोई भी बड़े पर्व होते हैं तब भी हो जाता है। अब इसमें जो है गणगौर के समय पर भी किया जाता है।
और जो जो व्यक्ति उसकी शुरुआत करता है, जैसे कव्वाली आपने देखी होगी, क्या देखी होगी, कव्वाली। कव्वाली में एक व्यक्ति गाता है, फिर जो है उसके बाद कई लोग गाते हैं, तो वैसा ही है कि जो शुरुआत करने वाला होता है उसे कोडक कहते हैं। अब जो है आपको ध्यान रखना है कि निमाड़ क्षेत्र में कौन कौन से लोक नाट्य प्रचलित हैं, तो 4-5 होंगे, आप इन्हें याद कर लीजिएगा, क्योंकि सीधा प्रश्न जो है आपका आ जाता है। तो जो निमाड़ क्षेत्र में कौन कौन से लोक नाट्य प्रचलित हैं, इनको क्या कर लेना है, आपको ध्यान कर लेना है। जैसे आपसे पूछे स्वांग कहाँ पर प्रचलित है, तब आपके बताएंगे निमाड़ क्षेत्र में। इसके अलावा आपसे पूछे ठोठ्या, ठोठ्या ये कहाँ प्रचलित है, ये भी निमाड़ क्षेत्र का है। फिर आपसे पूछे जो है रासमंडल, ये कहाँ पर प्रचलित है, रासमंडल ये भी आपका निमाड़ क्षेत्र का है। और फिर आपसे पूछे खमरास, खमरास ये भी जो है निमाड़ क्षेत्र का ही लोक नृत्य है। ये कुल मिलाकर कृष्ण लीला है, जो खमरास है कृष्ण लीला का ही एक दूसरा नाम है, इसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिएगा आपसे पूछ रहा है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप देखिएगा इसमें ऑप्शन एक कौन है, एक ऑप्शन है आपका सोन, तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा, डी ऑप्शन है आपका सोन। अगर आपको लंबाई पता है तब आप जो है आसानी से बता पाएंगे। कावेरी नदी की जो लंबाई है आपकी, कृष्णा कावेरी, कावेरी नदी की लंबाई आपकी 900 किलोमीटर देखने को मिल जाती है। ताप्ती की लंबाई जो है 724 किलोमीटर है, 724 किलोमीटर है। नर्मदा की लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है, और सोन की जो लंबाई है 780 किलोमीटर है। तब आप क्या बताएंगे कि कावेरी जो है सबसे बड़ी नदी है। अब कावेरी की बात आई है, तो कावेरी जो है दक्षिण भारत में मुख्यतः बहती है, और ये कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, जिसे क्या कहा जाता है, पुष्पागिरी पहाड़ी भी कहते हैं। और यह पहाड़ी जो है कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। तो कर्नाटक से नदी निकलती है और अंततः जो है यह अरब सागर में जो है बंगाल की खाड़ी में जो है अंत में यह मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसी पर जो है एक नदी परियोजना स्थित है, उसका नाम क्या है, शिव समुद्रम परियोजना। क्या नाम है, शिव समुद्रम जो परियोजना है, शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, कावेरी नदी पर, और यह जो है आपकी तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कुमार गुप्त के बंधु वर्मा अभिलेख, कई बार वही प्रश्न आता रहता है इसका। तो कुल मिलाकर के प्रश्न है आपका मंदसौर अभिलेख से लेकर के प्रश्न है, मंदसौर अभिलेख को लेकर के प्रश्न है। तो मंदसौर अभिलेख के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो ये गुप्त शासक किसका है, कुमार गुप्त से संबंधित है, कुमार गुप्त से। और कुमार गुप्त का जो प्रांत का गवर्नर था इस टाइम पर, वो कौन था, बंधु वर्मा था। बंधु वर्मा जो है कौन था, बंधु वर्मन, ये मालवा का गवर्नर था, लेकिन केंद्रीय सम्राट कौन था, कुमार गुप्त था। इसमें जो है क्या जानकारी मिलती है, इसमें जानकारी मिलती है सूर्य मंदिर के निर्माण की। इस सूर्य मंदिर का क्या करवाया गया है, निर्माण करवाया गया है, कहाँ पर, मंदसौर में। यह मंदिर किसने बनाया हुआ है, तो जो एक रेशम व्यापारी थे, रेशम व्यापारी, यह जो है गुजरात क्षेत्र से आए हुए हैं, और यहाँ पर जो है मालवा क्षेत्र में बस गए हैं, और उन्होंने टैक्स इकट्ठा करके जो है ये मंदिर बनवाया हुआ है। ठीक है, इसमें प्रथम बार जो है इसे विज्ञापन अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रचार करने की प्रथम जानकारी देखने को मिलती है। और इसे जो है 10पुर अभिलेख भी कहते हैं। और एक और इसकी रचना जो की हुई थी, वत्स भट्टी द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बताइएगा भाई, रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है, ये बात सही है। क्या पूछा है, कौन सा कथन गलत पूछ रहा है आपसे, ये सही है। भारत में विज्ञापन का प्राचीनतम उदाहरण, ये भी सही है। 10पुर को पश्चिमपुर भी कहा गया है, ये जानकारी मुझे नहीं है। देखते हैं, अभिलेख की रचना भवभूति ने की हुई थी, तो ये बात गलत है, क्योंकि भवभूति ने नहीं की हुई थी, वत्स भट्टी ने की हुई थी। तो ये आपका सही हो जाएगा, यही ऑप्शन, क्योंकि गलत पूछ रहा है, यही गलत है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कोहबर क्या है भाई, देखेंगे। कोहबर जो है यह एक प्रकार की चित्रकला है। क्या है, ये एक प्रकार का चित्र है, और ये चित्र कहाँ पर प्रचलित है, बघेलखंड में प्रचलित है। कहाँ पर, बघेलखंड में प्रचलित है। तो ये जो है, अब देखिएगा भाई, अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं कि कोहबर अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है या वैवाहिक वस्त्र है। तो ये वस्त्र नहीं है यार भाई, चित्र है। क्या है, भित्ति चित्र है। अब बताता हूँ ये कोहबर क्या है। तो विवाह के समय पर किसी ने विवाह देखा होगा भाई, हाँ हर किसी ने देखा होगा। तो अगर गांव क्षेत्र के हो, पता नहीं, अब इतनी भी छतरपुर विकसित नहीं है कि भाई यहाँ की इतनी संस्कृति ज़्यादा कम हो जाए। तो जो विवाह में हैं वो कौन आती है रंग लेकर के, जो भित्ति में मतलब दीवार में चित्र बनाने के लिए जो रंग लेकर के आती है, कौन आती है, बुआ लेकर के आती है।
हमारे यहाँ तो बुआ लेकर के आती है। और फिर जो है वो क्या देती है, फिर पैसा देती है, रंग मंगाती है। वर्तमान में इसकी जगह पर पेंटर ने ले ली हुई है, तो पेंटर ये काम करने लगे हैं। और फिर जो है बात की बुआ क्या करती है, इसका जो है नेंग लेती है। तो यही चित्रकला जो है दीवार में जो बनाई जाती है उसी को कोहबर कहते हैं। बघेलखंड में और कोई चित्र प्रचलित है क्या? जी हाँ, प्रचलित है। कहो कौन कौन से, उनके भी नाम बता दो। तो एक जो है यहाँ पर न्यूरा नमे चित्र बहुत प्रचलित है, न्यूरा नमे, ठीक है। दूसरा हो जाएगा छठी चित्र, छठी चित्र हालांकि हमारे यहाँ पर भी प्रचलित है छठी चित्र। और तीसरे हो जाएगा तिलंगा। ये चित्र आपको ध्यान कर लेना है। न्यूराना में क्या होता है, तो न्यूरानमा सुहागिन महिलाएं यानी कि जिनका विवाह हो चुका है, तो ये विवाहित महिलाओं द्वारा अपने बच्चों और जो मतलब पति है उनके जीवन में क्या बना रहे, सुख समृद्धि होती रहे, उसमें जो है ये विवाहित महिलाएं जो है चित्र बनाती हैं इसका बघेलखंड में। छठी चित्र जो है ये जन्म जब होता है बच्चा है, बच्चे का छठवें दिन जो है ये चित्र बनाया जाता है। इसमें छठी माता का चित्र बनाते हैं और जो एक गड्ढा खोदा जाता है, भाई ये पता नहीं आपके यहाँ खोदते हैं या नहीं, हमारे यहाँ होता है। गड्ढा खोदा जाता है और कई लोग इस गड्ढे में जो है बिच्छू को मार के रख देते हैं हमारे यहाँ पर कि भाई बच्चे की जो है भविष्य में अगर बिच्छू ने काटा तो बिच्छू का असर नहीं होगा, ऐसी मान्यता प्रचलित है। तो ऐसे जो है शायद हमारे भी जन्म पर ऐसा हुआ होगा, क्योंकि घर वाले कहते हैं कि भाई तुम्हारे जो है ऐसा हुआ था, तुम्हारे मतलब बिच्छू जो है गाड़ी गई थी छठी में, ऐसा बोलते हैं। तिलंगा चित्र जो है यह है कोयला, जैसे चूल्हा का जो लकड़ी लगाई जाती है तो उसमें क्या होता है, कोयला निकलता है बाद में, तो उस कोयला और तिली का जो तेल होता है यानी कि तिल का जो है तेल, दोनों को मिला करके चित्र बनाया जाता है, उसे तिलंगा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, यशोधर्मन का सौंदनी अभिलेख है के रचयिता कौन है? तो देखिएगा, यशोधर्मन जो है ये मंदसौर का शासक था। कहाँ का शासक था? मंदसौर का शासक था। और यह जो है औलिकर वंश का सबसे प्रतापी शासक है। जो मंदसौर में एक वंश ने शासन किया हुआ है, औलिकर वंश, उसका सबसे प्रतापी शासक था। और इसने जो है हूणों को पराजित किया हुआ था। किसको? हूणों को जो है मालवा में रहने से रोका हुआ था। हूणों को क्या किया था, इसने भगाया था या पराजित किया था। और इसने जो है इन सबकी जानकारी किस में देखने को मिलती है? सौंदनी अभिलेख में देखने को मिलती है। सौंदनी अभिलेख में देखने को मिलती है। और सौंदनी अभिलेख जो है इसी ने लिखवाया हुआ था। और यह जो है कहाँ पर स्थित है? सौंदनी अभिलेख मंदसौर में ही है। और यह जो है वासुल कवि द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। किसके द्वारा? वासुल कवि द्वारा जो है लिखा गया था। तो ये क्या थे हमारे जो है कुल मिलाकर के 100 प्रश्न थे। और चलिए हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ये टेस्ट सीरीज 5 का जो है रिवीजन करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 5 मिनट में हम रिवीजन कर देंगे इसका। तो आप जो है ध्यानपूर्वक जो है मेरी आवाज़ को कानों तक जाने दीजिएगा। प्रश्न आपके पढ़े हुए हैं, बन जाएंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है? तो आप जानते हैं कि बांग्लादेश की सीमा जो है भारत के साथ में सबसे ज़्यादा लगती है। कितनी लगती है? ये 3488 किलोमीटर देखने को मिल जाती है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अभी पढ़ करके आए हुए हैं, अनाईमुदी है। और 2697 मीटर जो है इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है, किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य में स्थित है क्या? कश्मीर घाटी। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित जो सबसे बड़े राज्य बताना है, तो बड़े राज्यों में सबसे पहला नाम राजस्थान का आएगा। वो जो है भौगोलिक घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले पहला ऑप्शन आएगा। तो ये वाले गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये गलत हो जाएंगे। पहले के बाद में कौन सा आ जाएगा? तमिलनाडु, दूसरे नंबर और महाराष्ट्र आ जाएगा। तो पहले के बाद तीसरा यहाँ पर दिया हुआ, तो आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? तब आप क्या बताएंगे? जो आपका बैरन द्वीप है इसका उद्गम जो है ज्वालामुखी से हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो जो मछली पालन होता है वो नीली क्रांति से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किसका उदाहरण है? यह जो है आपकी अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हुदहुद चक्रवात से भारत का कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तब आप क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो ध्यान रखिएगा, राणा प्रताप सागर जो है चंबल नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो ये कोच्चि जो है
पोत प्रांगण है, केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है मणिकर्ण विद्युत संयंत्र। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि वेटलैंड किसका परिणाम है? तो यह जो है अवनलिका अपर्दन का परिणाम है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो है 1985 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, साइलेंट वैली परियोजना जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तब आप क्या बताएंगे? केरल से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसको जोड़ती है? तो भारत के 4 बड़े शहरों को जोड़ती है, यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता आपका सही जवाब हो जाएगा। आलू क्या है? तो आलू एक, ध्यान रखिएगा, कंद का उदाहरण है, यानी कि तने का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस जो है नोबल गैस कहलाती है? तो हीलियम गैस को जो है नोबल गैस कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात अगर डिटेल में नहीं देखना चाहते हैं तो 5 नंबर की टेस्ट सीरीज क्लास देखिएगा। हम रिवीजन कर रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? भारत कह रहा हूँ भाई, मानव की, मतलब जीके जीएस ऐसा हो गया है कि भूगोल बायोलॉजी में भी तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में श्वसन किससे होता है? तो फेफड़ों से जो है स्तनधारियों में श्वसन होता है। सिरका का रासायनिक नाम जो है क्या है? तो सिरका का जो रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल होता है। मायोपिया किस अंग का दोष है? तो ध्यान रखिएगा ये नेत्र का दोष है मायोपिया, क्योंकि दूरदृष्टि से संबंधित ये रोग है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ध्यान रखिएगा वाट ये शक्ति की इकाई है, ऊष्मा की इकाई नहीं है। साधारण बैरोमीटर में से कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो है पारे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कोयला, पेट्रोलियम ये जीवाश्म ईंधन है, तो इसमें कौन सा नहीं है? तो यूरेनियम जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये परमाणु ईंधन है, नाभिकीय ईंधन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो नवीकरणीय स्रोत पूछा है तो सौर ऊर्जा जो है आपका नवीकरणीय स्रोत है। तो ये फ्रेंड्स हमने क्या किया, 25 क्वेश्चन किए, 25 रिवीजन किए, हर प्रश्न की डिटेल व्याख्या दी हुई है आपकी। चलिए, तो मज़ा आया हुआ है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा। भाई आप लोग कमेंट करते हैं ना तो यकीन मानिएगा कि जो है एनर्जी आती है, उससे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ लोगों के जो है उपयोग में जा रहा है। ठीक है, तो यदि अच्छा लग रहा हो ज़रूर जो है आप एक एक अप्रिसिएट करने के लिए जो है मैसेज दे सकते हैं कि अच्छा है या बुरा है। यदि कमी है तो अच्छा बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, कमी है तो उसमें सुधार किया जाएगा, क्योंकि कमियों के बाद ही जो है बेहतर सुधार होता। चलिए, थैंक यू।